सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। क्लास 11th के बच्चों के लिए सेकंड चैप्टर जो पूरी तरीके से 2023 और 24 के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आज बात करने वाले हैं धरती के एवोल्यूशन के बारे में। इस पूरे चैप्टर में आपको यही जानने को मिलेगा कि किस तरीके से धरती का एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद स्टार का फॉर्मेशन हुआ और धीरे धीरे करके ये सारे ग्रहों का, सितारों का और पूरी तरीके से वायुमंडल जो भी हमें दिखाई दे रहा है, हमें जो भी एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है वो किस तरीके से बना। चैप्टर की शुरुआत एक बेहतरीन पोयम से होती है। इस पोयम में आपने क्लास सेकंड में, क्लास फर्स्ट में, इवन बहुत से प्रेफ क्लासेस में एक पोयम ज़रूर सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इट मीन्स दैट इसमें बताया गया है कि किस तरीके से आकाश गंगा में बचपन में जब बच्चे सितारे देख रहे होते हैं तो उनको ये लगता है कि कितने सितारे हैं, ये कितनी दूर हैं सितारे ये, और साथ साथ में किस तरीके से ये आकाश गंगाएं बनी है, क्या पृथ्वी के एंड तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आते हैं और जब ये चीज़ें दिमाग में आती है तो हम जिस धरती पे, जिस ग्रह पे हम लोग रह रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये भी आता है कि क्या ये जो ग्रह है, क्या इसकी भी कोई एज है, ये बना कब था, कितने साल पहले बना था। उसके बाद ऐसे क्या दूसरे ग्रह भी हैं। एलॉन मस्क आपको पता है कि नई दुनिया बनाने की खोज कर रहा है और उसका सपना ये है कि लोग मार्स पे जाके रहे, यानी कि एक और ग्रह भी है। लोग ऐसा मानते हैं कि इन आकाश गंगाओं का फैलाव इतना ज़्यादा है कि जिस एक मिल्की वेव में हम लोग रहते हैं, वो मिल्की वेव के अलावा जिसमें कई सारे ग्रह हैं, उसके अलावा भी कई मिल्की वेव्स हमें देखने को मिलती है। यानी कि इस चैप्टर की शुरुआत में आप बहुत कुछ देखने वाले हैं, बहुत कुछ समझने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, और ये जो चैप्टर है ये आपको पूरी तरीके से बताएगा कि धरती जो है किस तरीके से डेवलप हुई थी। अगर आप शुरुआती समय में देखें तो हमारे जो मॉडर्न और साथ में दो तरीके के हमें जो क्या कहते हैं साइंटिस्ट देखने को मिलते हैं, उन्होंने दो थ्योरी दी। उन थ्योरी को समझाने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि अगर आप उन थ्योरी को समझ पाते हैं तो इट मीन्स दैट आप बहुत सारी बेसिक चीज़ों को समझ पा रहे हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि धरती के एवोल्यूशन के लिए, अर्थ के एवोल्यूशन के लिए दो टाइप के थिंकर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक वो थिंकर जिनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अर्थ के एवोल्यूशन को समझने की कोशिश करी, तो उन्हें अर्ली थिंकर्स कहा जाता है। फिर एक समय ऐसा आया जिस टाइम पीरियड पे लोगों के पास टेक्नोलॉजी आ गई, और टेक्नोलॉजी आने के बाद फिर लोगों ने और उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी, तो उनको हम मॉडर्न थिंकर्स बोलते हैं। अब मॉडर्न थिंकर्स और अर्ली थिंकर्स में सिर्फ ज़मीन आसमान का फ़र्क इतना है कि धरती को समझने के लिए इन्होंने भी हमारी मदद करी थी, और उसके बाद जो नए साइंटिस्ट आए थे वो भी हमारी मदद कर चुके थे। इवन उन्होंने वो सारी बातें, सिद्धांत हमें दे दिए जिससे हम इस चीज़ पे प्रूफ तो मान सकते हैं कि यस, अगर धरती का एवोल्यूशन हुआ होगा तो मे भी शायद से उसके यही तरीके हुए होंगे, और इसी तरीके से धरती का एवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। आपको एनसीईआरटी की लाइन से अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। देखिए, पहला सिद्धांत जिसे इमैनुअल कांट ने काफ़ी टाइम पहले दे दिया था, जो जर्मनी के एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। उसके बाद 1976 में इमैनुअल कांट की बात को सही तरीके से रखने के लिए आप कह सकते हैं लपेस करके इनका नाम था, बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने निहारिका परिकल्पना यानी कि नेबुला हाइपोथेसिस के बारे में बताया। यानी कि दोस्तों ये क्या हुए, ये हुए आपके पूरी तरीके से अर्ली थिंकर्स। अर्ली थिंकर्स में आप कह सकते हैं कि नेबुला हाइपोथेसिस के बारे में इन्होंने बताया। किन्होंने बताया, उनका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक में इमैनुअल कांट की बात आई है जो जर्मनी के फिलोसफर हैं, और उसके बाद एक में बात आई है जो मैथमेटिशियन है, लापास करके इनका नाम है, जो भी आप देख लीजिएगा, ये नाम हमें देखने को मिला। लापास करके इनका नाम है। माफ़ी चाहूँगा अगर नाम में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो रही होगी तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले, अर्ली थिंकर थे, इन्होंने पृथ्वी के निर्माण के लिए एक बात कही। इन्होंने बताया कि सही मायने में निहारिका परिकल्पना, जैसे नेबुला हाइपोथेसिस बोलते हैं, इस हिसाब से इस ग्रह या इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्या बताती है? एनसीईआरटी की लैंग्वेज सिंपल शब्दों में बताती है कि इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल में हुआ था, जो सूरज की युवा अवस्था से संबंधित थे, और उसको बाद में जाके ये 1796 में ये बात प्रूफ हुई थी, और फिर उसके बाद 1950 में इस नेबुला हाइपोथेसिस के ऊपर भी बात करी गई। लेकिन अगर हम इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करें तो ये व्यक्ति आपको बताना क्या चाहते हैं, अब वो कुछ इस तरीके की बात आपको बताना चाहते हैं जो आपको इसके थ्रू समझ में आएगा।
उन्होंने बताया कि जिस समय पे आपका जो भी सूर्य होगा जब वो अपनी अर्ली एज पे होगा, तो उस टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं जो बादल आपको दिखाई दे रहे हैं, धूल के जो बादल दिखाई दे रहे हैं, इन धूल के बादलों से ही, इनके घूमने से ही, आप देख सकते हो ये पूरे घूमने से ही यहाँ पे जो ग्रह बनने चालू हो रहे थे, देखो आपको ये ग्रह दिखाई दे रहे हैं, इस ग्रह का निर्माण इसी वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिला होगा। ये कौन बता रहा है? ये नेबुला हाइपोथेसिस के तहत हमारे इमैनुअल कांट ने पहले बात बताई थी। उसके बाद बड़े मैथमेटिशियन, जो हमारे गणित के मैथमेटिशियन है लापास, उन्होंने इस बात का लोगों के सामने चीज प्रूफ करके रख दी। लेकिन उसके बाद इनकी बात को भी क्या कहते हैं, इन्होंने और एडिट करा। इन्होंने इस नेबुला हाइपोथेसिस के ऊपर और ज़्यादा बात करी, जिनका नाम है कार्ल वाइजकर इनका नाम है। इन्होंने कुछ संशोधन करे। इन्होंने बताया उनके विचार के अनुसार सूरज एक ग्रह यहाँ से ये रहा, सूरज एक ग्रह निहारिका से घिरा हुआ है, यानी कि आप देख सकते हो सेम वही चीज़ जो अभी मैप में हमने देखी, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी है। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चिपटी तस्करी की आकृति का बादल का निर्माण हुआ होगा और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ होगा। मतलब ये भी उसी चीज को ही दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने और थोड़ा सा इस पे इनपुट दे दिया। उन्होंने कहा कि मे भी शायद से ऐसा हो सकता है कि ये बादल तो थे, लेकिन इन बादलों के अंदर कहीं ना कहीं हीलियम और नाइट्रोजन ऐसी जो गैसेस थी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले भी अगर कोई गैसेस थी तो हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा गैसेस थी। याद रखना, पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले भी गैसेस हमें देखने को मिलती है। तो उन्होंने यही बताया कि बादलों के अंदर हीलियम और हाइड्रोजन गैस थी, और जिसमें ये धूल के कण आपस में जब एक दूसरे से टकर रहे होंगे तो टकरने के बाद एक चपटी चरखरी टाइप, तस्करी टाइप कुछ चीज बन गई होगी, जो आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं। आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा तो आपको इसमें दिखाई देगा कि ये सूरज की बहुत ही अर्ली व्यवस्था है। ये धूल के बादल हैं जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम बहुत बड़ी मात्रा के अंदर दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं लगातार घूम रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे, और टकराने की वजह से चिपटी प्लेट की टाइप एक तस्करी बनी होगी, और तस्करी बनने के बाद कहीं ना कहीं इस तरीके से ग्रहों का निर्माण होना चालू हो गया होगा। इस तरीके से फिर एक ग्रह जो है वो दूसरे से टकराता होगा, और ऐसे धूल के पार्टिकल्स फिर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते होंगे, फिर ये आपस में मिल जाते होंगे। तो ये सबसे पहले अर्लीस्ट थिंकर थे जिन्होंने हमें समझाया कि इस तरीके से सही मायने में जो ग्रह थे उसके बनने की शुरुआत हुई। लेकिन अर्ली साइंटिस्ट ने तो सिर्फ इतना सा ही बताया। लेकिन अब आते हैं जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे। मॉडर्न साइंटिस्ट क्या बताते हैं? वो ये कहते हैं कि ठीक है, ग्रह का निर्माण में भी शायद से ऐसे हो सकता है, लेकिन जो ग्रह एक ब्रह्मांड के अंदर घूम रहे हैं, ऐसे कई ब्रह्मांड हैं जिनमें अलग अलग ग्रह हमें देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से मॉडर्न साइंटिस्ट यानी कि मॉडर्न थिंकर्स, थ्योरिस्ट देने वाले लोग, फिलोसफर, इन्होंने बताया कि सही मायने में जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा वो किस तरीके से हुआ होगा। उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा बिग बैंग थ्योरी के ऊपर फोकस करा। तो अगेन ये क्या बात सामने आ गई? अगेन ये बात आपके सामने आ गई कि जो हमने अभी पढ़ा था, 1 सेकेंड, हाँ, हमने यहाँ से आई थिंक, हाँ, ये पढ़ा था। हमने देखा कि अर्ली थिंकर इमैनुअल कांट और क्या कहते हैं लापास ने इसके ऊपर बात करी। फिर कार्ल करके एक व्यक्ति है जो 1950 में इस बात को और ज़्यादा प्रूव करके बताते हैं। लेकिन वो सिर्फ किसके बारे में बता रहे हैं? वो ग्रहों के निर्माण के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अगर आप मॉडर्न थिंकर्स के बारे में देखें तो मॉडर्न थिंकर्स ने पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को, कैसा ब्रह्मांड बन रहा है उसके बारे में बताया, जिसमें बिग बैंग थ्योरी जो बिग बैंग थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी को एक्सपेंडिंग थ्योरी भी कहा गया। धरती का विस्तार या पूरे ब्रह्मांड का विस्तार किस तरीके से हो रहा है इसके बारे में बताएगा, और इसके अंदर स्थिर परिकल्पना के बारे में बताएगा। वो क्या है अभी आप देखेंगे, आप जैसे जैसे आप आगे चलते रहेंगे आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों ये है आपकी क्या कहते हैं, आधुनिक समय में जितने भी हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने बिग बैंग थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करा। इस बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस यानी कि विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इस परिकल्पना पे एडविन हेबल ने बताया कि किस तरीके से समय बीतने के साथ साथ एक ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड से दूर हो रहा है, एक पूरी की पूरी आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा से दूर हो रही है, और इस तरीके से ब्रह्मांड का विस्तार कंटिन्यू होता जा रहा है।
मतलब इसमें बताया कि जब ग्रह बना होगा तो ग्रह बनने से पहले ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स यानी कि पूरी की पूरी मिल्की वेव बनी होगी, और ऐसी मिल्की वेव सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारी होगी। उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि किस तरीके से समय के साथ साथ ये मिल्की वेव बढ़ती जा रही है और एक दूसरे से दूरी बनाती जा रही है। इसलिए दूसरा ग्रह ढूंढ पाना हमारे लिए आज भी ऐसा ही इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर आपको इस चीज़ का प्रूफ चाहिए तो प्रूफ का सिंपल सा तरीका ये है कि आप ये मान के चलिए कि बिग बैंग थ्योरी के अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा, जब ये आकाश गंगाएं बन रही होंगी या ब्रह्मांड बन रहा होगा तो बिग बैंग थ्योरी में ये प्रूफ हुआ। उन्होंने बताया कि आप छोटा सा एक बलून लीजिए, उस बलून पे सारे डॉट मार लीजिए, और जैसे जैसे आप बलून को फुलाते रहेंगे, बड़ा करते रहेंगे, वैसे वैसे वो डॉट एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है जिससे इन्होंने समझाया कि बिग बैंग थ्योरी यहाँ आके प्रूफ हो जाती है, जिसको हम अगर अपने क्या कहते हैं नक्शे में देखने की कोशिश करें, अपने पूरे के पूरे इसमें देखने की कोशिश करें, तो बिग बैंग थ्योरी बिल्कुल ऐसे ही हमें दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर पूरा ब्रह्मांड बना होगा तो इस ब्रह्मांड के बनने के लिए पूरा का पूरा एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है, वो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर इस पूरे प्रोसीजर के बारे में लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड किस तरीके से बना होगा। तो ये ब्रह्मांड ये रहा। उन्होंने कहा कि शुरुआती समय में जो ब्रह्मांड जिस पदार्थ से बना हुआ है वो छोटे से एक गोले के रूप में था, और उस गोले के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में कैपेसिटी थी, बहुत बड़ी मात्रा में वॉल्यूम था, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और उसके अंदर डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। जब ये पूरा का पूरा फटा होगा, जब एक्सपेंड हुआ होगा, जब फटा होगा, तो फटने के बाद ये बताया जाता है कि दूसरी बिग बैंग थ्योरी के अंदर मतलब दूसरा ये स्टेप था, पहले छोटा सा था, उसमें डेंसिटी, टेम्परेचर और पूरी तरीके से तापमान, वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ज़्यादा था, आयतन बहुत ज़्यादा था। जब ये फटा तो फटने के बाद आप कह सकते हैं एक छोटे से गोलक में एक छोटे से क्या कहते हैं अब जो विस्फोट हुआ, तो उसके बाद ये पूरा का पूरा विस्फोट जो है इतना बड़ा हुआ कि ऐसा कहा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी की ये जो घटना थी ये पूरे ब्रह्मांड में 13,13.7 अरब वर्ष पहले हुई होगी ये घटना। और ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है, और विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई है, और विस्फोट के 1 सेकंड के अल्पमाश के अंतर्गत ही पूरा विस्तार हुआ है, और इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई और बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ था। इसका सिंपल सा मीनिंग देखो आप कैसे समझोगे। आप अगर इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करो तो आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ पे बहुत तगड़ी मात्रा में पहले विस्फोट हुआ होगा, ठीक है। ये विस्फोट हुआ, विस्फोट यहाँ से हो गया, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि इस चीज़ के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में वॉल्यूम है, इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कैपेसिटी है, डेंसिटी है, और जब ये विस्फोट हुआ होगा तो अगले ही 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड के अंदर आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी आकाश गंगा बननी चालू हो गई थी। ये पूरा विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के जस्ट 3 सेकंड 3 मिनट के अंदर ही मैं कह सकता हूँ नए ग्रहों का, नए परमाणुओं का बनने का शुरुआत हो गया। और ये चीज़ जो आपको मिल्की वेव दिखाई दे रही है अभी भी दूर हो रही है। ये विस्फोट ऐसा कहा जाता है कि ये पहली स्टेज जो हुई थी, ये पूरी की पूरी पहली स्टेज जो थी आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी, और उसके बाद ये पूरा का पूरा डार्क एज आया था। एंड देन उसके बाद आपको अलग अलग आकाश गंगाएं देखने को मिलती हैं। ये आकाश गंगाएं फिर धीरे धीरे करके फैलनी चालू हो गई और आज भी कंटिन्यू फैल रही है। तो बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि ब्रह्मांड का निर्माण जो था वो किस तरीके से हुआ होगा, वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर बताया कि जब ये 3 मिनट के अंदर नए ग्रह बन गए थे तो उसके बाद पूरा का पूरा 3 लाख साल तक तापमान जो है -डिग्री में चला गया था, और उसके बाद पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है ट्रांसपेरेंट हो गया था। और जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड ट्रांसपेरेंट हो गया था तो फिर आप ये कह सकते हो कि उसके बाद यहाँ पे होयाल करके एक व्यक्ति है, उन्होंने बताया कि जब ये बहुत दूर जा रहे थे, सारे के सारे ग्रह, सारे के सारे आकाश गंगाएं जब दूर जा रही थी तो उससे कई हजार साल पहले ये रुकी रही होंगी। लेकिन उसके बाद जब ये ठंडी थी तो ये रुक गई थी, क्योंकि -डिग्री में टेम्परेचर पूरी आकाश गंगा का चला गया था, पूरे यूनिवर्स का चला गया था। उसके बाद फिर ये दूर होनी चालू हो गई थी जब ये गर्म होना चालू हो गया, और इस तरीके से हमारी पूरे के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उसी ब्रह्मांड के अंदर फिर ग्रहों का निर्माण हुआ, उन्हीं ग्रहों के अंदर फिर आकाश गंगाओं के साथ साथ तारों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे करते 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 ये चीज़ धरती के एवोल्यूशन की तरफ आएगी, और फिर उसके बाद फिर किस तरीके से मानव जाति यहाँ पे आएगी वो सब हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो मतलब हमने सिर्फ इतना जानने की कोशिश करी थी कि जो पूरी की पूरी क्या कहते हैं ब्रह्मांड है उसका निर्माण किस तरीके से हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपने फोकस करना है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट फोकस कर लेते हैं फिर आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा कि इन आकाश गंगाओं का बनना, इन ग्रहों का बनना ज़रूरी क्यों है।
जरूरी क्यों है, मतलब कैसे हुआ, ये सब समझेंगे। सो दोस्तों अभी हम पहले पार्ट में यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि ये अर्थ के मतलब यूनिवर्स के साथ साथ तारों का निर्माण भी किस प्रकार हुआ होगा, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आपने आई होप दैट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन करी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।